गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रोहितास यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रावतबाठा, बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आज हम चर्चा करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। भारत में किस तरह की जलवायु पाई जाती है, इस जलवायु की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस टॉपिक पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जलवायु में देखेंगे कि जलवायु क्या है, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, जलवायु के तत्व कौन कौन से होते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और भारत में किस तरह की जलवायु पाई जाती है। क्या भारत की जलवायु में यूनिटी पाई जाती है या नहीं, या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जलवायु की परिभाषा हम देखेंगे या मौसम की परिभाषा देखेंगे, ठीक है, और दोनों में अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले जलवायु और मौसम की परिभाषा में हम देखें कि दोनों में समय का अंतर है। मौसम की परिभाषा हम देखते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं, या फिर ऐसा कह दीजिए किसी भौगोलिक क्षेत्र की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कह सकते हैं। एक दिन का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 5 घंटे का हो सकता है। ये जो वायुमंडलीय दशाएं हैं किसी क्षेत्र की, वो मौसम कहलाता है। जबकि जलवायु क्या है, किसी भौगोलिक क्षेत्र की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। लंबे समय का जो मौसम है या लंबे समय के औसत मौसम को हम जलवायु कहते हैं। उसमें से लगभग 33 वर्षों की मौसमी दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। तो इस तरह से जलवायु और मौसम में केवल समय का अंतर है। अल्पावधि की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम और दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे जलवायु या मौसम के तत्व कौन कौन से। जलवायु के तत्व कह दीजिए या मौसम के तत्व कह दीजिए, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है वायुमंडलीय दशाओं में किस किस को शामिल करते हैं। वायुमंडल की दशा से क्या मतलब है, किसी क्षेत्र की वायुमंडल की दशा का मतलब है वहाँ का तापमान, वहाँ का वायुदाब, उस वायुमंडल की आर्द्रता, पवन। पवन में भी हम दो चीज़ें देखेंगे, पवन किस स्पीड से कितने वेग से चल रही है और पवन की दिशा कौन सी है। पवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे उत्तरी पवन है, तो उत्तरी पवन का क्या अर्थ है। उत्तरी पवन का मतलब है वह पवन जो उत्तर से आ रही है। हवा जिस दिशा से आती है वो उसकी दिशा मानी जाती है। जिधर जा रही है वो उसको उस नाम से नहीं जाना जाता है। जैसे हम देखें कि हवा उत्तर पूर्व से आ रही है और दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रही है, तो इससे हवा को, इस पवन को उत्तरी पूर्वी पवन कहेंगे। दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है तो इसे हम दक्षिणी पवन कहेंगे। तो इस तरह से पवन है। पवन के अलावा है मेघ आवरण, बादलों की क्या स्थिति है उस विशेष समय में, इनको हम जलवायु या मौसम के तत्व कहेंगे या वायुमंडलीय दशाएं कहेंगे। ये सभी जो तत्व हैं ये परिवर्तनशील होते हैं। एक दिन की जलवायु दूसरे दिन की जलवायु से कुछ ना कुछ भिन्न रहेगी। सुबह का मौसम, दोपहर का मौसम और शाम के मौसम में भी अंतर रहेगा, क्योंकि ये सभी जो कारक हैं समय के अनुसार बदलते जाते हैं उसमें से। या फिर इस तरह से कह दीजिए, रात का मौसम और दिन के मौसम में भी अंतर है। शीतकालीन में, सर्दी की ऋतु में रात का मौसम कठोर और दिन का मौसम है वो कम कठोर या थोड़ा सुहावना, रात की तुलना में सुहावना होता है। इसी तरह से ग्रीष्मकालीन मौसम की बात करें हम,
तो सुबह का मौसम सुहावना, दोपहर कुछ कष्टदायक हो जाता है। जब सूर्य अपने सिर पर चमकता है तो उस समय बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये जो है वायुमंडलीय दशाओं के तत्व हैं या जलवायु के तत्व हैं, ये परिवर्तनशील होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु है या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु है, उसको कई कारक प्रभावित करते हैं। जैसे वह स्थान कौन से अक्षांशों में स्थित है, करक और मकर रेखा के बीच में स्थित है, या करक और मकर रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों में स्थित है, या 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों में स्थित है। अक्षांशों के आधार पर किसी भी क्षेत्र की जलवायु को 3 भागों में बांटा जाता है: उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु और शीतकटिबंधीय जलवायु। यदि कोई स्थान, कोई भौगोलिक क्षेत्र करक और मकर रेखा के मध्य स्थित है तो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर उसे उष्णकटिबंधीय जलवायु में शामिल किया जाता है। यदि कोई स्थान 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों में स्थित है तो उस क्षेत्र में जलवायु शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। और कोई क्षेत्र 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में या दक्षिणी अक्षांशों में स्थित है तो वहाँ शीत जलवायु पाई जाएगी या शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। तो इस तरह से ये जो अक्षांशीय स्थिति है, ये हमें जलवायु को बताती है। ये तापमान को प्रदर्शित करती है और तापमान के आधार पर ही जलवायु को 3 भागों में बांटते हैं: उष्णकटिबंधीय तापमान, उष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ तापमान अधिक होता है, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ तापमान उष्णकटिबंध की तुलना में कम और शीत कटिबंध की तुलना में अधिक पाया जाता है, और शीतकटिबंधीय जलवायु जिसमें तापमान बहुत कम या 0 डिग्री के आसपास पाया जाता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट जो कारक है वो है अक्षांशीय स्थिति, और भारत की जलवायु को भी भारत की अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, क्योंकि भारत के मध्य से होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है, जिसे हम करक रेखा कहते हैं, और ये भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है महाद्वीप एवं महासागरीय सापेक्षिक स्थिति। कोई भी स्थान है वो महाद्वीप के अंदर स्थित है या तट पर स्थित है, जहाँ सागर और महाद्वीप मिलते हैं वहाँ स्थित है। अब हम देखेंगे भारत की जलवायु के संदर्भ में, भारत की तटों पर अलग तरह की जलवायु और भारत के आंतरिक भाग में अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। थार के मरुस्थल की जलवायु अलग है, मुंबई तट की जलवायु अलग है, चेन्नई तट की जलवायु अलग है, उत्तरी पूर्वी भारत की जलवायु अलग है उसमें से। तो इस तरह से कि जलवायु को उस क्षेत्र की महाद्वीपीय और महासागरीय स्थिति भी प्रभावित करती है। इसके अलावा अगला जो कारक है जलवायु को प्रभावित करने वाला है वो है उच्चावच, अर्थात उस क्षेत्र के पर्वत, पठार और मैदान भी वहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। वह स्थान कहाँ स्थित है, पर्वत पे स्थित है या पठार पे स्थित है या मैदान में स्थित है। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। तापमान कम होगा तो वो वायुदाब को प्रभावित करेगा, वो पवन को भी प्रभावित करेगा, पवन के वेग और दिशा को प्रभावित करेगा, वहाँ की आर्द्रता को प्रभावित करेगा। तो इस तरह से किसी भी स्थान की जलवायु को वहाँ की उच्चावचीय दशा भी प्रभावित करती है। इसके अलावा हम देखें समुद्र तट से दूरी, जैसे जैसे समुद्र तट से दूर होते जाते हैं
वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है और जलवायु विषम होती जाती है। समुद्र तट पर जलवायु सम और समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ साथ विषमता मिलती है उसमें। सम जलवायु का मतलब है गर्मी की ऋतु और शीतकाल में कम अंतर होना, या दोनों ही हैं वो सामान्य होना। जबकि विषम जलवायु का मतलब है गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी। भारत के तटीय क्षेत्रों की हम चर्चा करें तो भारत के तटीय क्षेत्रों में सम जलवायु पाई जाती है। गर्मियों में कम गर्मी और सर्दियों में कम सर्दी पाई जाती है। जबकि भारत के आंतरिक भाग की हम चर्चा करें, विशेष रूप से हम देखें गंगा का मैदानी प्रदेश है या राजस्थान का थार का मरुस्थल है, यहाँ सर्दियों में तो अत्यधिक सर्दी और गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पाई जाती है, अर्थात विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह से ये कुछ कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। एक सबसे बड़ा जो कारक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो है हिमालय पर्वत। सामान्य रूप से हम देखें तो या अक्षांशीय स्थिति से हम देखें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, सूर्य के लंबवत चमकने की जो अंतिम स्थिति है जिसे कर्क रेखा कहते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री है स्थिति, ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का दक्षिणी क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में, और भारत का उत्तरी भाग है वो शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु में होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी संपूर्ण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका कारण है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग में भी उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता पाई जाती है, क्योंकि भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत स्थित है जो उत्तर से आने वाली शीतकालीन हवाओं से भारत की रक्षा करता है। इसलिए भारत का उत्तरी भाग कर्क रेखा के बाहर होने के बावजूद भी यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत है वो भारत की जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करता है। दूसरा है, जब ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में, जब दक्षिण पश्चिम से हवाएं आती हैं और अपने साथ आर्द्रता लेकर के आती हैं, उन हवाओं को रोक कर भी भारत में वर्षा करने में सहायक है हिमालय पर्वत। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में भी और शीतकाल में भी हिमालय पर्वत है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। शीतकाल में उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों को भारत में आने से रोकता है, और ग्रीष्म ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोककर भारत में वर्षा करने में सहायक है। इस तरह से हम कहें कि हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करता है। सामान्य रूप से हम देखें, भारत में जो वर्षा होती है वो चाहे शीतकाल में हो चाहे ग्रीष्मकाल में हो, लेकिन वो मानसूनी पवनों के कारण होती है। इसलिए भारत की जलवायु को हम मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। तो यदि हम एक शब्द में कहें भारत की जलवायु कैसी है, तो हम इसको कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत में। और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के दो कारक हैं, दो तत्व हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। एक है उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत और एक है भारत में मानसूनी हवाएं। तो ये दो चीज़ों के कारण भारत की जलवायु में एक यूनिटी पाई जाती है। संपूर्ण भारत में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग वायुमंडलीय दशाएं होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो एक तरह से ये भारत की जलवायु एकता कह सकते हैं इसे हम।
ये जलवायु एकता पाए जाने के बावजूद भी हम देखें भारत में प्रादेशिक रूप में विभिन्नता पाई जाती है। एक क्षेत्र की जलवायु अलग है, दूसरे क्षेत्र की जलवायु अलग है। जम्मू कश्मीर में अलग तरह की जलवायु पाई जाती है, मुंबई का पश्चिमी तट पर अलग तरह की जलवायु पाई जाएगी, पूर्वी तट पर अलग तरह की जलवायु पाई जाती है, थार के अमृतस्थल में अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में प्रादेशिक रूप से जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। इसी तरह से भारत में मौसम की दृष्टि से हम देखें या फिर ऋतुओं की दृष्टि से देखें तो भारत में विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। भारत को हम मुख्य रूप से 3 ऋतुओं में बांटते हैं। एक है वर्षा ऋतु, सबसे पहले शीतकाल, शीत ऋतु है, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु है और उसके बाद में है वर्षा ऋतु है। 3 मुख्य ऋतु ये हैं। इनके अलावा भी हम देखें तो भारत में बसंत ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर ऋतुएं भी पाई जाती है। ये भारत के ऋतुओं का ये परंपरागत वर्गीकरण है, लेकिन मुख्य रूप से हम भारत को अब यहाँ पर 3 ऋतुओं में बांट करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शीत ऋतु की। शीत ऋतु या शीतकाल। भारत में ऋतुओं का मतलब है या फिर शीत ऋतु का मतलब है जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, उस समय भारत में शीत ऋतु पाई जाती है। सूर्य मकर रेखा पर सीधा कब चमकता है? 22 दिसंबर को, जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है, उस समय भारत में शीत ऋतु होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दिसंबर से लेकर फरवरी तक का समय भारत में शीत ऋतु या शीतकालीन ऋतु कहलाती है। जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो वहाँ का तापमान अधिक होगा। वहाँ मकर रेखा पे तापमान अधिक रहेगा तो भारत में तापमान कम रहेगा। भारत में तापमान कम रहेगा तो यहाँ वायुदाब अधिक रहेगा, क्योंकि धरातल पर तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायुदाब कम होता है, और वायुदाब अधिक रहता है तो संपूर्ण उपमहाद्वीप में मौसम स्वच्छ, सुहावना और मंद हवाएं चलती हैं। उत्तरी मैदान में शुष्क पवनें चलती हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन उनमें आर्द्रता का अभाव रहता है। उत्तरी भारत का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य, जबकि दक्षिणी भारत का औसत तापमान इस समय 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। अर्थात उत्तर की तुलना में दक्षिण में तापमान अधिक पाया जाता है। उत्तरी भारत में इस समय शीत लहर का प्रकोप रहता है। जहाँ तक हम वर्षा की बात करें, वर्षा शीतकाल में कम होती है। संपूर्ण भारत में 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है। एक है उत्तरी पश्चिमी भारत, जिसमें हम जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को शामिल करते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय विक्षोभ कह दीजिए, भूमध्य सागर से उठकर और पूर्व की तरफ भारत में ये पाकिस्तान से होकर के भारत में प्रवेश करते हैं, और इन चक्रवातों से इस क्षेत्र में वर्षा होती है। एक तो ये क्षेत्र है जहाँ पर भारत में वर्षा होती है। हम इसको मानचित्र में भी देखने की कोशिश करेंगे। शीतकाल में भारत के 2 क्षेत्र हैं, आप देखेंगे। एक तो है ये वाला क्षेत्र, ये वाला 1 नंबर, यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। और दूसरा जो क्षेत्र है वो है
तमिलनाडु का पूर्वी तट या तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, पूर्वी तटों का जो दक्षिणी भाग है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। इसमें आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र है, ये केवल 2 ही क्षेत्र हैं जहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तरी पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से उठकर आने वाले चक्रवातों से, जिसे भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिम से आने के कारण इसको हम पश्चिमी चक्रवात भी कहते हैं या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, इनसे वर्षा होती है इस क्षेत्र में। और दूसरा जो क्षेत्र है तमिलनाडु का पूर्वी तट, यहाँ पर भी शीतकाल में वर्षा होती है। जैसा कि आपको अभी बताया है, शीतकाल में भारत में और भारत के मैदानी प्रदेश में तापमान कम रहता है, वायुदाब अधिक रहता है। यहाँ वायुदाब अधिक रहेगा, इसकी तुलना में हिंद महासागर में वायुदाब कम रहेगा। तो फिर हवाएं जो हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, अर्थात हवाएं जो हैं उनकी दिशाएं क्या रहेंगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है। और जब ये हवाएं जैसे ही बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरती हैं तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में तमिलनाडु के पूर्वी तट से टकराती हैं ये पवनें, तो यहाँ पर वर्षा करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु के पूर्वी तट पर शीतकाल में शीतकालीन मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो ये थी भारत की शीत ऋतु या शीतकालीन जलवायु। अब हम चर्चा करेंगे भारत के ग्रीष्मकाल की, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, इसकी मौसमी दशाएं कैसी हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, ग्रीष्म ऋतु का मतलब है जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है उस समय भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च से जून तक का समय भारत में ग्रीष्मकाल कहलाता है, जिस समय सूर्य उत्तरायण स्थिति में रहता है। जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है तो भारत में तापमान बढ़ने लगता है और वायुदाब घटने लगता है। जब वायुदाब कम होगा तो फिर चारों तरफ से हवाएं भी भारत के अंदर आना प्रारंभ करेंगी, अर्थात उनको हम स्थानीय हवाएं कहेंगे। स्थानीय हवाएं, जिस क्षेत्र में वायुदाब कम होता है तो उसके बाहर वाले क्षेत्र में वायुदाब अधिक है तो उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की तरफ हवाएं चलती, स्थानीय पवनें चलती। अब इसमें से भारत की कुछ स्थानीय पवनों की हम चर्चा करें तो जैसे उत्तरी भारत में या उत्तरी पश्चिमी भारत में लू है, ये एक गर्म पवन है जो थार के मरुस्थल में इसकी उत्पत्ति होती है। थार के मरुस्थल में तापमान अधिक होने की वजह से वायुदाब कम हो जाता है, और जहाँ पर वायुदाब कम होगा तो फिर वहाँ पर हवाएं आएंगी। इन लू की हम चर्चा करें तो ये 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो ये भारत की और गर्म स्थानीय पवन है। थार के मरुस्थल में चलती है, आर्द्रता का अभाव होता है इसलिए वर्षा करने में भी सहायक नहीं है, तापमान को बढ़ाती है ये। इसी तरह से हम चर्चा करें दूसरी भारत की स्थानीय पवन है, वो है काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर। ये जो हवा है या पवन है इसकी उत्पत्ति पश्चिमी बंगाल और असम में होती है, और ये जो है तटीय क्षेत्रों से उत्पन्न होती है तो कुछ आर्द्रता भी होती है, और इस आर्द्रता के कारण ये असम और पश्चिम बंगाल में वर्षा भी करती है। असम में नॉर्वेस्टर से या काल बैसाखी से जो वर्षा होती है उसको हम चाय वृष्टि कहते हैं। चाय की फसल के लिए उपयोगी है इसलिए इसको चाय वृष्टि कहते हैं। और तटीय क्षेत्रों में ये विनाश पैदा करती है, तेज स्पीड से आती हैं, तो एक तरह से चक्रवात है, स्थानीय चक्रवात हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। भारत की वर्षा की हम बात करें तो कुल वर्षा का 10% जो वर्षा है वो भारत की ग्रीष्म ऋतु में होती है।
80% वर्षा है वो वर्षा ऋतु में होती है। इसके अलावा अगली जो स्थानीय पवन है वो है आम्र बौछार, जो आंध्र प्रदेश में जिसकी उत्पत्ति होती है, और इससे वहाँ के आम की फसल को फ़ायदा होता है और इसीलिए इसको आम्र बौछार के नाम से जानते हैं। इसी तरह से कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में चेरी ब्लासम नामक स्थानीय पवन चलती है। ये एक स्थानीय चक्रवात है ये, और ये वहाँ की कहवा की फसल के लिए उपयोगी है। इसलिए ये जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये इसको चेरी ब्लॉसम इसलिए कहते हैं। तो ये भारत में ग्रीष्म काल में उत्पन्न स्थानीय पवनें हैं। लू है, काल बैशाखी, नॉरवेस्टर, आम्र बौछार, चेरी ब्लॉसम, ये यहाँ की प्रमुख। शेष भारत इस ऋतु में शुष्क रहता है, वर्षा का अभाव रहता है। लेकिन जैसे ही सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो भारत में तापमान सर्वाधिक होता है, और तापमान सर्वाधिक रहेगा तो यहाँ वायुदाब कम रहेगा। और इस समय 21 जून को ऐसी स्थिति बनती है जब हवाएं दक्षिण से उत्तर की तरफ हिंद महासागर से भारत के मैदानी प्रदेश की तरफ हवाएं चलती है। मानचित्र में इसको देखेंगे, हम बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु की, या इसको मानसून ऋतु भी कह सकते हैं। मानसून ऋतु की हम चर्चा करते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ये स्थिति है कर्क रेखा की, आप भारत में देखेंगे। ये कर्क रेखा इस समय यहाँ पर 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो यहाँ तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब यहाँ कम होगा। किसकी तुलना में? हिंद महासागर की तुलना में। हिंद महासागर जलीय क्षेत्र में तापमान कम, वायुदाब अधिक, जबकि भारत में और भारत के मैदानी प्रदेश में और विशेष रूप से थार के मरुस्थल में तापमान अधिक और वायुदाब कम। तो वायुदाब कम होने से हवाएं हैं वो अधिक वायुदाब से न्यून वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं, अर्थात हवाओं की दिशा क्या हो जाएगी? ये दिशा हो जाएगी दक्षिण से उत्तर की तरफ। उसमें से आप देखें जैसे ही ये हवाएं भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति से टकराती है, ये देखो भारत की दक्षिणी भारत देश की स्थिति कैसी है? प्रायद्वीपीय स्थिति। प्रायद्वीपीय स्थिति से जैसे ही ये टकराएंगी हवा, तो हवाओं की दो दिशा हो जाती है। मानचित्र में आप देखेंगे दो दिशा हो जाएंगी। कुछ हवाएं हैं वो अरब सागर से होकर के, मानचित्र में आप देखेंगे ये इधर से होकर के ये दिशा हो जाएगी, और कुछ हवाएं हैं वो प्रायद्वीपीय स्थिति से टकराने के बाद में बंगाल की खाड़ी से होकर के चलती हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में और जो दक्षिण से उत्तर की तरफ हैं, इनकी मुख्य दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। इसलिए इन हवाओं को हम मानसूनी हवा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा के नाम से जाना जाता है, या इसको आप ग्रीष्मकालीन मानसून भी कह सकते हैं। कंडीशन कैसी है भारत में? तापमान अधिक है, तो इसलिए ग्रीष्म ऋतु है। सूर्य की स्थिति उत्तरायण है,
तो इसको ग्रीष्मकालीन मानसून भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्थिति है। तो 2 शाखाएं बन जाती है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारत का जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है अरब सागरीय शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब हम चर्चा करेंगे अरब सागरीय शाखा की। अरब सागरीय शाखा जैसे ही अरब सागर से होकर के, और ये भारत का जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसको आप पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत है ये है पश्चिमी घाट पर्वत। जैसे ही हवा इस पश्चिमी घाट से टकराती है तो इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर अत्यधिक वर्षा करती है, जबकि इसके पूर्वी भाग में, घाट के पूर्वी भाग में, इस क्षेत्र में, यहाँ पर आप देख रहे हैं मानचित्र में, यहाँ इस क्षेत्र में वर्षा कम हो पाती है, क्योंकि जैसे ही हवा पर्वत से टकरा करके ऊपर उठती हैं, ऊपर उठेंगे तो संघनन की क्रिया होगी और संघनन के परिणाम स्वरूप यहाँ वर्षा प्रारंभ हो जाएगी इसी क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ पवनें उतरती हैं तो उसमें आर्द्रता का अभाव रहता है और उतरने के कारण फिर इनमें तापमान बढ़ने लग जाता है और वर्षा करने में ऐसा आएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून की अरब सागरीय शाखा है वो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर अत्यधिक वर्षा और पूर्वी ढालों पर कम वर्षा करता है या बहुत कम वर्षा करता है, और वर्षा कम होने की वजह से उसको हम वृष्टि छाया प्रदेश की श्रेणी में रखते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है मुंबई और पुणे। मुंबई और हम पुणे की बात करें तो आप देखेंगे मुंबई और पुणे में मात्र 160 किलोमीटर की दूरी है। मुंबई में इस अरब सागरीय मानसून से लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि मुंबई से 160 किलोमीटर पूर्व में स्थित पुणे में मात्र 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका कारण है पुणे पवन विमुखी ढाल पर स्थित है, जबकि मुंबई है वो पवन मुखी ढाल पर स्थित है। इसमें भी हम वर्षा की दृष्टि से देखें तो स्थानीय भिन्नता मिलती है। जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वर्षा कम होती जाती है। केरल में सबसे ज़्यादा वर्षा है, कर्नाटक में फिर कम मिलेगी, इससे महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, इस तरह से होते होते कम जाती है। और इसकी शाखा है ये राजस्थान से होकर के भी जाती है, लेकिन राजस्थान में इन मानसूनी पवनों को रोकने के लिए कोई पर्वत नहीं है। अरावली पर्वत है, लेकिन इसकी दिशा मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण अरब सागरीय शाखा की मानसूनी पवनें सीधे राजस्थान से होकर के और आगे हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक पहुंच जाती है। तो राजस्थान में वो वर्षा नहीं कर पाती हैं और आगे जा कर के वर्षा हो पाती है उनसे। ठीक है, इस तरह से अरब सागरीय शाखा है वो भारत के पश्चिमी घाट में के पश्चिमी ढाल पर अधिक वर्षा करता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे बंगाल की खाड़ी की मानसून की। बंगाल की खाड़ी शाखा है मानसून की, वो बंगाल की खाड़ी से होकर के जाता है। इस तरह से इसमें आर्द्रता ग्रहण कर लेता है बंगाल की खाड़ी से, और जैसे ही ये मानसून है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाता है तो म्यांमार में ये यहाँ पर आप देखेंगे ये अराकान योमा पर्वत है, इससे टकराता है। इससे टकरा करके इसकी दिशा भारत की तरफ हो जाती है, मैदानी प्रदेश की तरफ हो जाती है। इधर से जैसे ये है, यहाँ से ये दिशा होगी इसकी, और यहाँ पर ये पश्चिमी बंगाल और भारत में प्रवेश करता है। और यहाँ पर भी इसकी 2 दिशाएं हो जाती हैं, आप मानचित्र में देख रहे हैं।
एक शाखा इसकी गंगा के मैदान की तरफ चली जाती है, ये इस तरह से है, और एक है ये ब्रह्मपुत्र घाटी की तरफ चली जाती है इधर से। ठीक है, आप मानचित्र में देखेंगे ये जो क्षेत्र है ये ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है और ये है गंगा का क्षेत्र है, उसमें से गंगा नदी का क्षेत्र है। तो ये जैसे ही गंगा के मैदान में प्रवेश करती है तो ये पश्चिमी बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के बाद में पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक ये शाखा जाती है उसमें से। और यूपी में हम देखें, पश्चिमी यूपी में ये शाखा है वे अरब सागरीय शाखा से मिल जाती है उसमें से। वर्षा की दृष्टि से देखें, इसमें पूर्व में अधिक वर्षा और जैसे जैसे पश्चिम में जाती है वैसे वैसे वर्षा की कमी होती जाती है। सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड में होती है और जैसे ही यूपी की तरफ बढ़ती है इसमें वर्षा की कमी होती जाती है क्योंकि आर्द्रता कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से इसकी एक शाखा है वो ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में हम देखेंगे तो गारो, खासी और जयंती, विशेष रूप से खासी पहाड़ियों में माशिनराम नामक स्थान है मेघालय में, वहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ये पौने सबसे अधिक वर्षा करने में सहायक हैं माशिनराम में। माशिनराम की स्थिति ही ऐसी है कि वहाँ पर मानसूनी पवनें प्रवेश कर जाती हैं तो फिर इन पवनों को ऊपर उठना होता है और ऊपर उठ करके संगनित होकर के वर्षा करने में सहायक है। और विश्व की 1141 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। इसी के पास में चेरापूंजी स्थित है और वहाँ पर भी 1087 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भारत की 3 ऋतुएं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के बारे में जो है इनकी मौसमी दशाओं के बारे में आपको विस्तार से बताया गया है। अब हम भारत में जो ये वर्षा हो रही है और इस वर्षा को हमने नाम भी दिया है मानसूनी वर्षा, तो ये भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।